हेलो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी लोगों के लिए 10 ऐसे हाई सैलरी जॉब्स बताए थे जो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट का स्टूडेंट कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को 10 हाई सैलरी जॉब्स बताऊंगा जो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट्स लेने वाला स्टूडेंट कर सकता है। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी लिया होता है। तो दोस्तों, वो स्टूडेंट सभी प्रकार के काम कर सकता है, चाहे वो पीसीबी के हो, चाहे वो पीसीएम के हो। तो चलो दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से 10 हाई सैलरी जॉब्स है जो एक पीसीएम का स्टूडेंट कर सकता है। 10 नंबर पर है फ्लाइट इंजीनियर। दोस्तों, फ्लाइट इंजीनियर का काम बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। फ्लाइट इंजीनियर एक प्रोफेशनल इंजीनियर होता है जिसको बहुत सारे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट, जेट फाइटर इत्यादि से जुड़ी सारी जानकारी होती है और उनको इन एयरक्राफ्ट को कंट्रोल एंड मॉनिटर करना भी आता है। फ्लाइट इंजीनियर का मुख्य काम होता है कि उड़ान से पहले एरोप्लेन को सही तरीके से चेक करना। सबसे पहले फ्लाइट इंजीनियर एरोप्लेन की सारी मशीनों की जांच करता है। वह देखता है कि एयरक्राफ्ट में इंजन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एयरक्राफ्ट में सही मात्रा में फ्यूल है कि नहीं है, एयरक्राफ्ट में प्रोपेलर में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर एरोप्लेन के किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत होगी तो उसको ठीक करने का काम भी फ्लाइट इंजीनियर का ही होता है। फ्लाइट इंजीनियर के आदेश के बिना कोई भी एरोप्लेन उड़ान नहीं भर सकता है। फ्लाइट इंजीनियर को किसी भी एयरक्राफ्ट के उड़ान के समय हर वक्त पायलट के साथ संपर्क में रहना होता है। कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ान लेने से पहले फ्लाइट इंजीनियर उसकी पूरी तरीके से जांच करता है। ये सभी काम दोस्तों एक फ्लाइट इंजीनियर के होते हैं। अगर दोस्तों आपको फ्लाइट इंजीनियर बनना है तो आपको 12th में 50% मार्क्स से पास आउट करना है और साथ ही साथ आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप फ्लाइट इंजीनियर का कोर्स कर सकते हो और एक फ्लाइट इंजीनियर बन सकते हो। फ्लाइट इंजीनियर और उसके परिवार वालों को हमेशा मुफ्त में हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है। फ्लाइट इंजीनियर की सैलरी अलग अलग कंपनियों में अलग अलग होती है। एक फ्लाइट इंजीनियर एज अ फ्रेशर 60,000 से 80,000 रुपए की सैलरी लेता है। जैसे ही उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों फ्लाइट इंजीनियर की सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की होती है। उसके बाद दोस्तों जैसे उसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाएगा तब दोस्तों एक फ्लाइट इंजीनियर को 3 लाख रुपए तक की सैलरी भी हर महीना दी जाती है। और इसके साथ साथ उनको लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी के द्वारा फ्री में दिया जाता है। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि मैं फ्लाइट इंजीनियर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर कमेंट की डिमांड ज्यादा होगी तो मैं इस टॉपिक पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 9th नंबर पर है कमर्शियल पायलट। दोस्तों, भारत में एविएशन सेक्टर काफी तेजी से विकास कर रहा है। कमर्शियल पायलट एक ऐसी जॉब है जिसकी मांग कभी कम नहीं होगी। IBFC के अनुसार भारत की सिविल एविएशन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। 2025 तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत विश्व का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट बन जाएगा। ऐसे में इस सेक्टर में काफी भर्तियां होगी और कमर्शियल पायलट की मांग और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि रोमांचक से भरे इस जॉब में काफी साहस और समझदारी की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, कमर्शियल पायलट किसी भी विमान का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। किसी भी पायलट में एयर नेविगेशन का ज्ञान, मौसम संबंधित रिपोर्ट की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिक कंट्रोल को कैसे हैंडल करना है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ विभिन्न हवाई अड्डों के कंट्रोल टावर से संपर्क करना, विपरीत परिस्थिति में विमान का नेतृत्व करना और क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, ग्राउंड स्टाफ, कैबिनेट क्रू, यात्री, कैटरिंग स्टाफ, विमान इंजीनियर, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इत्यादि लोगों से बातचीत करने का ज्ञान उसके पास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो उसके लिए आपके पास 3 प्रकार के लाइसेंस होने चाहिए। फर्स्ट लाइसेंस होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इसको प्राप्त करने के लिए आपको 12th पास आउट करना है पीसीएम सब्जेक्ट के साथ और साथ ही साथ आपको 50% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं इन सभी विषय में।
इसके बाद दोस्तों आपको SPL के लिए रजिस्टर करवाना है। उसके बाद दोस्तों आपकी एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी, जिसको पास आउट करने के बाद आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस मिलेगा। इस लाइसेंस को SPL लाइसेंस भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों सेकेंड लाइसेंस होता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस, PPL। ये दूसरा स्तर है। PPL का लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की टेस्ट देनी होती है। इन टेस्ट को पास आउट कर लेने के बाद आप इस लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हो, और ये लाइसेंस प्राप्त करने में आपके 2 से 5 लाख रुपए तक खर्च हो जाएंगे। और थर्ड लाइसेंस है दोस्तों कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी CPL। ये लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ साथ मेडिकल फिटनेस की भी एग्जाम देनी होती है। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए 8 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। जैसे ही दोस्तों आपके पास ये तीनों प्रकार के लाइसेंस आ जाएंगे, तब दोस्तों आप एक जूनियर लेवल पर जॉब हासिल कर पाओगे। कमर्शियल पायलट को जूनियर लेवल पर 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी दी जाती है। सीनियर लेवल पर आपको 1,80,000 से ज्यादा सैलरी दी जाती है, और कमांडर लेवल पर आपको 2.5 लाख रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी हर महीना मिलती है। 8वें नंबर पर है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। दोस्तों जिस तरीके से रास्तों की ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रोड ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, उसी तरीके से दोस्तों हवाई जहाज यानी एयर में होने वाली जो ट्रैफिक होती है उसको कंट्रोल करने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम पायलट को रास्ता बताना होता है, और दोस्तों विमान को लैंडिंग के समय और विमान को टेक ऑफ करते समय रास्ता दिखाने का काम भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है, जिसे ATC भी कहा जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर रडार के माध्यम से और टावर की खिड़कियों के द्वारा आसमान में होने वाली ट्रैफिक पर नजर रखते हैं, और जैसे ही कोई दुर्घटना की स्थिति आती है तो तुरंत पायलट से कांटेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ अन्य सुरक्षा दलों के साथ भी कांटेक्ट करने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का होता है। मैं आपको बता दूं कि एज अ फ्रेशर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को 35,000 से 40,000 रुपए तक का पैकेज मिलता है। जैसे उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आता है तो उस पर्सन को 60,000 से 70,000 रुपए तक का पैकेज मिलता है, और जैसे उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस आता है तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 80,000 रुपए तक की सैलरी भी लेता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे बने, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 7वें नंबर पर है मर्चेंट नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। दोस्तों मर्चेंट नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों अलग अलग होते हैं। मर्चेंट नेवी के अंदर आपको समुद्री जहाजों की सुरक्षा करनी होती है, वही इंडियन एयरफोर्स के अंदर जब भी कोई युद्ध की परिस्थिति आती है तो दूसरे देशों से कोई भी हमला होगा तो दोस्तों उस हमले को रोकने के लिए एयरफोर्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से भारत में स्टूडेंट्स को इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि युद्ध के समय दुश्मनों को तगड़ा जवाब दे सके। मर्चेंट नेवी का करियर एयरफोर्स से काफी अलग होता है। मर्चेंट नेवी का करियर यात्री जहाज, तेल के जहाज, मालवाहक जहाज को सुरक्षा देना होता है। अलग अलग देशों के बीच में आयात और निर्यात समुद्री जहाजों के बिना संभव ही नहीं है, जिसके वजह से हमारे देश में मर्चेंट नेवी की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मर्चेंट नेवी में कई प्रकार के जॉब्स अवेलेबल है और अलग अलग जॉब्स की अलग अलग सैलरी है, लेकिन यहाँ पर हर एक जॉब में एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है। दोस्तों मर्चेंट नेवी में जो भी डेक या फिर इंजन विभाग से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स है, उनको स्टार्टिंग में 40 से 50,000 रुपए की सैलरी हर महीना दी जाती है। वही सर्विस डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल की शुरुआत 25,000 रुपए हर महीने से होती है, और जो भी दोस्तों टेक्निकल टीम के सदस्य होते हैं उनको हर महीने के 5 से 6 लाख रुपए की सैलरी भी प्रदान की जाती है। इस फील्ड में जॉब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको फ्री में खाना, रहना, फ्री हॉलीडेज, बोनस, इसके अलावा परिवार के लिए भी कुछ अन्य सुविधा फ्री में दी जाती है। 6 से दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियर।
दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियर दो प्रकार के होते हैं। एक कंप्यूटर इंजीनियर होता है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाता है और सेकंड इंजीनियर होता है जो हार्डवेयर बनाता भी है और हार्डवेयर को रिपेयर भी करता है, जिसको कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियर का काम एप्लीकेशंस को डेवलप करना होता है या फिर किसी भी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाकर देने का काम कंप्यूटर इंजीनियर करता है। बीएससी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको कोडिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती है। कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने के बाद आप अपना खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो, गेम बना सकते हो या फिर आप किसी भी तरह की वेबसाइट भी बना सकते हो। और वही दोस्तों हार्डवेयर इंजीनियरिंग में आप कंप्यूटर के सभी तरह के पार्ट्स जैसे कि माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाती है कि आप इनको किस तरीके से बना सकते हो और किस तरीके से इसको रिपेयर आप कर सकते हो। आज के जमाने में आईटी इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रही है, तो ऐसे में दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद आपको फ्यूचर में काफी स्कोप दिखाई देगा। दोस्तों कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर आपको इंटर्नशिप करनी होती है। 1 ईयर की इंटर्नशिप कर लेने के बाद जैसे ही आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो दोस्तों आपको 35,000 से लेके 50,000 रुपीज तक की जॉब मिलेगी। और जैसे ही आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस आएगा तो आपको 70,000 से 1.5 लाख रुपए तक की सैलरी भी ये जॉब प्रोवाइड करता है। और इसी तरीके से हार्डवेयर इंजीनियरिंग में एक तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर की जॉब करके आप लाख रुपए की सैलरी ले सकते हो या फिर अपना खुद का कंप्यूटर हार्डवेयर का शॉप ओपन करके आप 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। 5वें नंबर पर है इथिकल हैकिंग। दोस्तों हैकर दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे हैकर होते हैं जो हैकिंग का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए करते हैं या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं और गलत कामें करके पैसे कमाते हैं। वही दोस्तों दूसरी साइड में होते हैं इथिकल हैकर। ये अच्छे हैकर्स होते हैं, ये हैकिंग का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करते हैं। इथिकल हैकिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी सिस्टम या फिर नेटवर्क की वीकनेस को ढूंढकर ओनर की मदद लेकर सेफ हैकिंग प्रोसेस से ओनर के देखरेख में उस सिस्टम को अपडेट कराना या फिर किसी की मदद करना। इसके बाद और भी प्रकार के हैकर्स होते हैं जैसे ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, मिसलिनियस हैकर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दोस्तों अलग अलग कामों के लिए अलग अलग हैकर बनाए जाते हैं। और दोस्तों आज मार्केट में कई सारे ऐसे कोर्सेस अवेलेबल है जो आपको इथिकल हैकिंग करना सिखाते हैं। अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया है तो आप इथिकल हैकर बन सकते हो। इसी तरह से दोस्तों साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज भी अवेलेबल है मार्केट में, जिन कोर्सेज को सीखकर आप साइबर सिक्योरिटी के एजेंट भी बन सकते हो और बड़ी से बड़ी कंपनी में इथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनकर अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। एक फ्रेशर इथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर को स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर 30 से 40,000 रुपए की सैलरी दी जाती है और जैसे उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो इथिकल हैकर को 70 से 80,000 रुपए की सैलरी भी दी जाती है। इससे ज्यादा सैलरी भी वो ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। और जैसे ही इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों ये 4 से 5 लाख रुपए की सैलरी भी हर महीना ले सकते हैं। और आजकल बड़ी से बड़ी कंपनी इतने ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी होते हैं क्योंकि ये हैकिंग का काम सबसे डिफिकल्ट होता है। इसमें काफी ज्यादा दिमाग का यूज करना होता है, टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है और दोस्तों इस प्रकार का माइंड आपको यूज करना होता है जो किसी ने नहीं यूज किया। मतलब आपको एक अलग प्रकार से सोचना होता है और इसलिए आपको इस जॉब में सबसे ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। 4th नंबर पर है डेटा साइंटिस्ट। दोस्तों आने वाले फ्यूचर में डेटा ही सब कुछ होगा और जिस पर्सन के पास सबसे ज्यादा लोगों का डेटा होगा वही फ्यूचर में इस दुनिया पर राज करने वाला है। क्योंकि अगर आपको पता है कि इस पर्सन की पसंद क्या है तो उस पसंद के अनुसार उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाकर कंपनी और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। तो इसलिए कई सारे एप्लीकेशंस का यूज लेकर आपके सभी डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उस डेटा को यूज करके आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाते हैं, जिसके वजह से फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम जैसे कंपनीज खूब ज्यादा पैसा कमाती है। दोस्तों डेटा साइंटिस्ट का काम डेटा को कलेक्ट करना होता है और उसको सही प्रकार से एनालाइज करना होता है। इसके लिए कंपनी को स्किल्स प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है और एक डेटा साइंटिस्ट के पास प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, लिनियर अलजेब्रा और कैलकुलस के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सारी नॉलेज होती है।
डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी इत्यादि फील्ड में से कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद आपको 2 साल का मास्टर डिग्री का कोर्स करना होता है। और दोस्तों इंडिया में कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डेटा साइंटिस्ट का कोर्स सिखाते हैं। दोस्तों फ्रेशर डेटा साइंटिस्ट को स्टार्टिंग में 25 से 30 हजार रूपए की सैलरी दी जाती है। कई बार इंटर्नशिप में बहुत कम सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे ही एक डेटा साइंटिस्ट के पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो एक डेटा साइंटिस्ट को 60,000 से 70,000 रूपए तक की सैलरी दी जाती है। और जैसे ही इस पर्सन के पास 5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो एक डेटा साइंटिस्ट 1.5 लाख से 2 लाख रूपए तक की सैलरी भी ले सकता है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, रूसिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर जैसे कंट्रीज में डेटा साइंटिस्ट को 3 लाख से 4 लाख रुपए की सैलरी पर मंथ भी दी जाती है। थर्ड नंबर पर है इंजीनियरिंग। दोस्तों इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये तो सब आम हो चुका है और इसमें कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है लेकिन आज उनके पास जॉब नहीं है। जॉब न होने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनके अंदर कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर रट्टाफिकेशन कर पास होकर कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। और अभी आपको दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हुआ है कि जॉब दे देकर कितने लोगों को जॉब देंगे। तो इसकी वजह से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बिग डेटा इंजीनियरिंग जैसे नए नए कोर्स कंप्लीट कीजिए, थोड़ी सी स्किल्स अपने अंदर डेवलप कीजिए और आपको एज ए इंजीनियरिंग के फील्ड में काफी अच्छी सैलरी मिलेगी। नॉर्मली दोस्तों सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर बन जाने के बाद आपको स्टार्टिंग में 20 से 25 हजार की सैलरी दी जाती है। जैसे ही आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो वो सैलरी 35,000 से 50,000 रुपीज तक की होती है। बाद में अगर आपके अंदर बहुत ही अच्छी स्किल्स है जिसकी वजह से कंपनी का अच्छा प्रॉफिट होगा, तब दोस्तों 100 में से कोई एक बंदा होगा जिसको कंपनी 80,000 से 1 लाख रुपए की सैलरी देगी। तो थोड़ा अलग फील्ड में जाओ, कुछ तो अलग करने का सोचो। तो दोस्तों इंजीनियरिंग की फील्ड काफी ज्यादा बड़ी है और इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा अपना नजरिया बदलो और आपको बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे जो काफी यूनिक है और उनमें कंपटीशन भी कम है और वहां पर करियर भी काफी अच्छा होगा। मेरे आने वाले न्यू वीडियोस में मैं इंजीनियरिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर मैं सभी प्रकार की इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स है उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड नंबर पर है ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। दोस्तों रोबोट का इस्तेमाल आज भी बहुत सारी जगह पर किया जा रहा है और दोस्तों आने वाले समय में कुछ रोबोट्स ऐसे बनाए जाएंगे जो पूरी तरीके से मानव के दिमाग की तरह सोचेंगे और एक निर्णय लेंगे, जिसकी वजह से आने वाले फ्यूचर में इन रोबोट्स को बनाकर आर्मी में यूज किया जा सके ताकि लोगों की जान न जा सके और रोबोट्स अपना काम भी अच्छी तरीके से कर सके। दोस्तों रोबोटिक्स एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक शाखा है और दुनिया काफी हाईटेक होती जा रही है, जिसकी वजह से करियर ऑप्शंस भी हाईटेक होने लगे हैं। पहले कभी इंजीनियरिंग फील्ड में सिर्फ और सिर्फ पारंपरिक इंजीनियरिंग डिग्री उपलब्ध थी, लेकिन आज की बढ़ते टेक्नोलॉजी के वजह से इंजीनियरिंग के फील्ड में नए नए कोर्सेज की शुरुआत हो रही है, जिसमें से एक ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है। इसमें कंपटीशन काफी ज्यादा कम है, लोगों को रोबोटिक्स के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है और लोग ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर ही अपना करियर स्टॉप कर लेते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि मार्केट में कुछ ऐसे कोर्सेस हैं जो आपको लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी भी दे सकते हैं और उसमें से ही एक कोर्स है रोबोटिक्स का। अगर दोस्तों आपको रोबोटिक्स का कोर्स कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या फिर बीई की डिग्री हासिल कर लेनी है। इसके बाद आपको ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का 2 साल का मास्टर डिग्री का कोर्स होता है, वो कंप्लीट कर लेना होता है। उसके बाद ही दोस्तों आप रोबोटिक्स फील्ड में एंट्री कर सकते हो। दोस्तों रोबोट को डिजाइन करना और दोस्तों रोबोट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करना, ये रोबोटिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और मुख्य जॉब होता है।
और दोस्तों रोबोटिक इंजीनियर ही डिसाइड करता है कि रोबोट का सेंसर कैसा होगा, प्रोसेसर कैसा होगा, कल पुर्जों के पदार्थ किस चीज से बनाए जाएंगे, उनका आकार क्या होगा। और इसके साथ रोबोटिक इंजीनियर को रोबोट में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी अच्छी तरीके से देखना होता है और उनको सही तरीके से बनाना होता है ताकि एक रोबोट सही प्रकार से काम कर सके और उसको दिए हुए कमांड वो फॉलो कर सके। दोस्तों अगर आपने रोबोटिक्स का कोर्स कंप्लीट किया और आपने इंडियन इसरो एंड अमेरिकन नासा जैसे कंपनीज में अगर जॉब के लिए अप्लाई किया और आप वहां पर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको मंथली 4 लाख से 5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। और जैसे ही आप अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो आपको उसके साथ बोनस और काफी अच्छा और बड़े से बड़ा पैकेज दिया जाता है। वो पैकेज करोड़ों में भी होता है। अगर आपको रोबोटिक्स कोर्स के बारे में और जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर कमेंट्स की डिमांड काफी ज्यादा होगी तो मैं रोबोटिक्स के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पीसीएम स्टूडेंट के लिए टॉप 10 जॉब में से टॉप नंबर 1 पर है गेम डिजाइनर या फिर गेम ग्राफिक डिजाइनर। गेम इंडस्ट्री एक ऐसी डिजिटल इंडस्ट्री है जिसमें क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी दोनों का सही इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल गेमिंग डेवलपमेंट के 2 पहलू होते हैं, एक तो गेम डिजाइन करना और उस गेम को डेवलप करना। आज के जमाने में हर कोई बच्चा और हर कोई बड़ा आदमी एंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलना सबसे ज्यादा पसंद करता है। और दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री में कई सारे ऐसे पॉपुलर गेम्स हैं जिन्होंने लोगों का पूरा दिल ही जीत लिया है, जैसे कि पबजी, माइनक्राफ्ट, कैंडी क्रश, अमंग अस, GTA वाइस सिटी, फ्री फायर इत्यादि जैसे बड़े बड़े गेम आज प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिन गेम्स को डेवलप करके आज ये कंपनीज दिन का करोड़ रुपए कमा रही है। और दोस्तों पबजी जैसा गेम बनाने के लिए 60 प्रोफेशनल लोगों का इस्तेमाल किया गया। क्या आपको लगता है कि ये जो 60 प्रोफेशनल लोग हैं वो महीने के 1 से 2 लाख रुपए की सैलरी लेंगे? नहीं दोस्तों, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये महीने के 1.5 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, क्योंकि पबजी जैसे हाईटेक गेम बनाने के लिए काफी ज्यादा बड़ी कोडिंग इस्तेमाल की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनर का भी काफी बड़ा रोल होता है। और दोस्तों कैंडी क्रश सागा जैसा गेम बनाने के लिए 16 से 28 लोगों का यूज किया गया और जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग प्रोफेशनल्स थे। ये प्रोफेशनल दोस्तों हर एक छोटे से छोटे काम के लिए एक तो अलग से पैसे चार्ज करते हैं या फिर दोस्तों कंपनी इनको पूरी तरीके से खरीद लेती है ताकि उनके एप्लीकेशन पर दिन रात काम हो सके। दोस्तों गेम डेवलपमेंट में आप अपना करियर काफी अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो। इसमें एक तो आप कंपनी के लिए जॉब कर सकते हो या फिर आप अपना खुद का एक गेम बनाकर प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हो। थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर लेने के बाद आप जो है उस गेम के जरिए लाखों रुपए दिन के कमा सकते हो। दोस्तों गेम डेवलपमेंट के करियर के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर बात करें सैलरी की तो दोस्तों एक साधारण गेम डेवलपर को छोटी से छोटी कंपनी के अंदर 70,000 से 80,000 रुपए का पैकेज मिलता है। वही दोस्तों अगर उस पर्सन के पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो एक गेम डेवलपर 2 लाख से 3 लाख रुपए की सैलरी भी एक छोटी से छोटी कंपनी में ले सकता है। और दोस्तों जो पॉपुलर कंपनीज होती है वो तो भाई छप्पर फाड़ कर गेम डेवलपर को पैसे प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनका इनकम इतना ज्यादा होता है कि उनको 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए हाथों का मेल लगता है। यस दोस्तों गेम डेवलपमेंट में काफी अच्छा करियर हो सकता है, जिसकी वजह से मेरे इस टॉप 10 के लिस्ट पर ये कैटेगरी सबसे ऊपर है। कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि कोर्सेज कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब नहीं मिलते। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जॉब नहीं मिलता है तो उसका कारण होता है कि स्किल्स न होना। अगर आपके पास वो स्किल्स ही नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको काम नहीं देगी। अगर आपको जानना है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए तो आप ये मेरा